हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल वेल। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 खत्म कर दिया था, हमारा फिनिश हो गया था, जिसमें हमने कि वर्ड प्रॉब्लम्स के भी सारे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये समहाउ थोड़ा बहुत आपको रिलेट करता है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो दो चीजें हैं, एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों ही चीजों में ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड है, इस क्वाड्रेटिक वर्ड का मतलब मैंने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक वर्ड तब हम तब यूज करते हैं जब वेरिएबल या फिर किसी भी एक्सप्रेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है, और डिग्री 2 डिफाइन होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर से। ठीक है, तो अगर किसी एक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? देखो, पॉलिनोमियल होता है इन द फॉर्म ऑफ px, जैसे px हमने लिखा x² प्लस 3x प्लस 5। तो इस पॉलिनोमियल की हम किसी भी एक मतलब x की किसी भी वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे निकाल सकते हैं, आएगी 5। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी 3 + 1 + 5 9। ठीक है, यानी एक पॉलिनोमियल का जो आउटपुट है, जैसे हमने पॉलिनोमियल में x की वैल्यू डाली, एक रिजल्ट आया, एक और वैल्यू डाली, एक रिजल्ट आया। तो पॉलिनोमियल में हमेशा x यानी वेरिएबल्स की वैल्यू डालने पे हमारा पॉलिनोमियल एक आउटपुट देगा, एक रिजल्ट देगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू 5, 9, -10, -5, कुछ भी। लेकिन इक्वेशन के केस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा इज इक्वल टू का सिंबल आना चाहिए, और वो इज इक्वल टू का सिंबल, जैसे इज इक्वल टू का सिंबल तो ये भी है, लेकिन ये इज इक्वल टू का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि px इसके इक्वल है, मतलब px एक पॉलिनोमियल को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे इक्वेशन में क्या होता है, अगर हम ये कहते हैं सपोज x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अब ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है जिसमें हमने कहा कि इस चीज की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, या मान लो इसको 0 नहीं, इसको हमने कह दिया 2 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस पूरी चीज की वैल्यू को 2 के इक्वल होना मैंडेटरी है, जरूरी है। ठीक है, मान लो हमने 0 कहा। अब इसमें और इसमें फर्क क्या होगा? देखो, इस केस में जब हम x की कोई भी वैल्यू डालेंगे, मान लो मैंने x की वैल्यू 1 डाली, तो मेरे पास आउटपुट में कोई आंसर नहीं आएगा। आउटपुट में मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम ये कहेंगे कि x की वो वैल्यू डालने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है या फिर सेटिस्फाइड नहीं होती है। ठीक है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है या LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा, यही दो ही रिजल्ट हम दे सकते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालते हैं तो इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं, अगेन इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट 2 ही आ सकते हैं, या तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी या इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सेटिस्फाई होने का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, और सेटिस्फाई ना होने का मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस होता है एक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। पॉलिनोमियल में क्या होगा, हमारे पास हमेशा आउटपुट आएगा। इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास या तो सेटिस्फाइड होंगे या अनसेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। जीरोज क्या होते हैं, x की वो वैल्यूज जिस वैल्यू पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आने लगे। यानी देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आई, यहाँ भी आई, तो ऐसी x की वैल्यू जहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन क्योंकि इक्वेशन अलग है तो इक्वेशन में हम अलग चीज डिफाइन करते हैं। इक्वेशन में हम क्या कहते हैं कि अगर वो x की वैल्यूज, जिन x की वैल्यूज पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, उन वैल्यूज को हम कहेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखो, इस रूट्स और जीरोस में बहुत ही ज्यादा रिलेशन होता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम, क्योंकि ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जब हम इस इक्वेशन में x की वो वैल्यूज निकाल ले जहां पे ये पॉलिनोमियल 0 होता हो,
उन्हीं पॉइंट्स पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, जो सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में, इसमें सिमिलरिटी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है। तो अगर आपको कभी पेपर में कहा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप उसको जैसे सेकंड चैप्टर में निकाले थे वैसे निकालेंगे, लेकिन अगर इक्वेशन आया है तो एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी। ठीक, यानी कि अगर किसी इक्वेशन में अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ये है जो इस चैप्टर में आपको पहले पढ़ना है कि हम कैसे बताएं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे सपोज हमने लिख दिया एक x² + 3x - 5 = 0। ठीक है, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes, it is a quadratic equation because the degree of this equation, this polynomial is 2, या फिर the degree of variable, the highest power of the variable in this equation is 2, therefore it is a quadratic equation. Okay, अब suppose हमने इसको थोड़ा modify किया, हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, देखो इक्वेशन में नॉर्मली मैंने ये कहा कि ये ऐसे इज इक्वल टू साइन होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि इज इक्वल टू 0 हो, इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये इस टाइप से फॉर्म में लिखा हुआ है, अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कई बार आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा होता है, सपोज मैंने कहा x + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 1। अब देखो इस वाले पार्ट में ये इक्वेशन फुल्ली सॉल्व आउट नहीं है, पूरी स्प्लिट आउट नहीं है ना, इसको अभी आप और सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मैंडेटरी है कि हर टर्म स्प्लिट हो, अलग अलग हो, कोई कंबाइंड टर्म्स नहीं होती। जैसे ये कंबाइंड टर्म है, ये एक मिक्सचर ऑफ सम 3 और 4 टर्म्स है, तो आपके पास जो टर्म्स हैं वो सेपरेट आउट होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास कभी भी कंबाइंड टर्म्स दी होती हैं तो पहले हम इन कंबाइंड टर्म्स को सॉल्व करके सिंगुलर टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, देन हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला याद है सबको? अब नॉर्मली ये याद नहीं रहता है, a + b होल क्यूब, तो a + b होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। कई लोग इस चीज को ऐसे भी लिख लेते हैं 3a² b + 3ab²। देखो चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये बन जाता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे तो देखो a³ मतलब x का क्यूब, x³ + b³ मतलब 1³ + 3a² b यानी 3x² × 1 + 3 × x × 1² = x³ - 1। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे, सॉर्ट आउट इन द सेंस जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करेंगे, जो अनलाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे x³ है माइनस x³, इस x³ के साथ मैंने इस x³ को यहाँ ले आया। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब बन रहा, इस -1 को इधर मूव करते हैं तो +1 हो जाएगा। लाइक टर्म्स एक जैसे देखो x³ लाइक टर्म्स थी एक साथ लिखी, 1 लाइक टर्म्स थी एक साथ लिखी, प्लस 3x², इसके बाद कोई लाइक टर्म नहीं बची, प्लस 3x = 0। ठीक है, अब ये x³ कैंसिल हो गया, ये बचा 2 + 3x² + 3x = 0। अब हम हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल्स को पहले लिखते हैं, देन लोएस्ट, देन लोएस्ट। हम एक असेंडिंग ऑर्डर में डिग्री ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं। तो अगर उस फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 3x² + 3x + 2 = 0। नाउ is it a quadratic equation? Yes, it is a quadratic equation because the highest power of the variable is 2। ठीक है, तो कई बार आपको डायरेक्टली नहीं दिया होता है, आपको एक अलग फॉर्म में दिया होता है, आपको सॉर्ट आउट करके सॉल्व आउट करके ये डिफाइन करना है कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कई बार ये बनेगा, कई बार नहीं बनेगा, ये आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट तो ये है।
अब इसके बाद क्या आता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता चल गई, हम मेरे लिए थोड़ा आसान सा पार्ट होता है, हमें सिर्फ ये डिफाइन करना है कि कोई भी इक्वेशन जो है गिवन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब आते हैं इसके मेन, इस चैप्टर के मेन पार्ट पे। मेन पार्ट में क्या है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स को कैसे निकालें। अब रूट्स मैंने बताया क्या है, रूट्स एक्स की वो वैल्यूज हैं जिन वैल्यूज पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही ऑप्शन है, या तो सेटिस्फाइड होगी या फिर अनसेटिस्फाइड होगी। सेटिस्फाइड होने का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, अनसेटिस्फाइड मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारा मेन टारगेट होता है कि x की वो वैल्यूज निकालना जिन वैल्यूज पर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, या फिर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो अब इनको हम कैसे निकाल सकते हैं x की वो वैल्यूज को निकालने के लिए। तो इसको निकालने का जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है फैक्टराइजेशन, जो कि आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत क्या पूरा ही पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि फैक्टराइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 9th क्लास में जो आपने फैक्टराइजेशन किए होंगे वो बहुत सिंपल से आते थे, इधर जो आएंगे ना वो बड़े ही टिपिकल से आएंगे, उसमें फैक्टर्स इतनी जल्दी इजीली मिलते नहीं है। तो फैक्टर्स निकालने का एक अच्छा तरीका क्या होता है, आप कैसे जल्दी से फैक्टर्स को फाइंड आउट करो, ठीक है। चलो पहले हम एक सिंपल इक्वेशन लेते हैं ताकि उससे बेसिक प्रिंसिपल क्लियर आउट हो जाए। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कोई नया मेथड नहीं है, ये फैक्टराइजेशन है ना, आप शायद इसको इस नाम से भी जानते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कि हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं उससे हमारे फैक्टर्स बनते हैं, उसी मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम इस मिडिल टर्म को किन वैल्यूज में स्प्लिट करें, ये निकालना, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले देते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाता है, a, कांस्टेंट टर्म इज c। तो पहला काम आपको ये करना है कि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से a की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखो आपकी जो इक्वेशन है इसमें a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू 6। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a और c आ जाएगा 6, 1 into 6 विद साइन। देखो a का कोफिशिएंट 1, c का कोफिशिएंट प्लस 6 सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अब इस 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब 6 के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 बनता हो, और दो ही ढूंढने हैं, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है। अब जैसे कि एक तो पॉसिबल फैक्टर्स बनते हैं 1 मल्टीप्लाई 6, अगर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अच्छा, अगर हम -1 को -6 से मल्टीप्लाई करें तब भी तो 6 आएगा। देखो यहाँ पे हम विद साइन कंसीडर कर रहे हैं, विद साइन +1 into +6 इज +6, -1 into -6 इज +6। अगर हम ये कहें कि -1 into +6 तो इट इज -6 नॉट 6, तो इसलिए हम इस चीज को नहीं ले रहे, ठीक है। हमें सिर्फ वही फैक्टर्स लेने हैं जिससे ये विद साइन, क्योंकि a और c को मल्टीप्लाई करके +6 बना था, तो हमें +6 वाले फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। और कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं, 3 into 2, 3 into 2, अब 3 into 2 कहो या 2 into 3 करो, वन एंड द सेम थिंग। अब इसी तरह से अगर 3 into 2 है तो -3 into -2, क्योंकि -3 into -2 भी तो +6 ही आएगा, 3 into 2 6 था तो, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले तो a और c को मल्टीप्लाई किया, वो एक वैल्यू आई विद साइन, उसके बाद जो वैल्यू आई उस वैल्यू के पॉसिबल फैक्टर्स निकाले, दो वाले, सिर्फ दो। अब पॉसिबल फैक्टर्स में कई बार 3 वाले भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ 1 into 3 into 2 वो भी तो 6 होगा, हमें 3 नंबर्स का नहीं 2 नंबर्स का चाहिए, तो 3 into 2, और सिमिलरली -3 into -2, तो पॉजिटिव वाले भी चलेंगे नेगेटिव वाले भी चलेंगे, ओवरऑल दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यही नंबर आना चाहिए 6, ठीक है। अब ये 4 पेयर्स हो गए 1 2 3 4। अब इन चारों पेयर्स में जो भी दो नंबर्स हैं
हम उनका सम करते हैं। जैसे इसमें क्या है, जैसे मैं चलो इनको यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट पेयर है हमारा 1 × 6, सेकंड पॉसिबल पेयर है -1 × -6, थर्ड पेयर है हमारा -3 × 2, फोर्थ पेयर है हमारा -3 × -2। ठीक है, जो भी हमारे पेयर्स बने, अब हम इन पेयर्स का जो दो नंबर्स हैं उन दोनों का सम करेंगे विद साइन। देखो 1 + 1 + 6 टोटल आएगा 7। ठीक है, -1 + -6 सम आएगा -7, +3 + 2 सम आएगा +5, -3 - 2 सम आएगा -5। अब इन सम में से जो सम आपके इस b के कोफिशिएंट से मैच कर जाए, b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -5, जो b के कोफिशिएंट से मैच कर जाए, कौन सा कर रहा है ये वाला, ये आपके फैक्टर्स होंगे, यानी फैक्टर्स बनेंगे -3 और -2। मतलब कहने का मतलब ये कि मैं इस -5 को जो स्प्लिट करूंगा वो मैं करूंगा -3 और -2 में। ये मेरे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन में मेन इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर्स निकालना। तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, x² - 5x + 6 = 0। ये मेरी इक्वेशन थी। मैं -5 को चेंज करूंगा -3 और -2 में, तो ये हो जाएगा x² + -3 - 2x + 6 = 0। क्योंकि मेरे पास -5 था, इसको मैंने -3 - 2 कर दिया, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स हैं। -3 + -2 -5 होता है। ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, तो ये हो जाएगा x² + -3x - 2x + 6 = 0। ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस प्लस को सुपर इम्पोज करते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 3x - 2x + 6 = 0। अब इसके बाद देखो, जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, x² है -3x है, x कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे x कॉमन लेंगे, ये बच जाएगा x - 3। देखो यहाँ इसमें से एक x चला गया तो एक x बचा, यहाँ से यहाँ से x चला गया -3 बचा, -2। अब इन दोनों टर्म्स में से हम -2 कॉमन ले रहे हैं। देखो ध्यान रखना, -2 कॉमन ले रहे हैं। अब देखो इस टर्म में से -2 कॉमन गया तो बचा x। ठीक है, अब ये +6 था, +6 में से मुझे -2 कॉमन निकालना है, तो बचेगा क्या। जैसे मान लो मेरे पास एक +6 नंबर है, इसमें से मैं -2 निकालना चाहता हूं, तो दूसरा ऐसा क्या नंबर लूं कि ओवरऑल रिजल्ट +6 ही आए। तो मेरे को -3 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर +3 ले लूंगा तो रिजल्ट तो -6 आएगा। मुझे क्या चाहिए, +6। तो यानी मुझे यहाँ पे बचेगा क्या, -3। तो अगर इस +6 में से -2 कॉमन चला गया, -2 चला गया, तो बचा क्या, -3। तो यहाँ पे आएगा -3। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखो, अब हम क्या करते हैं, ये एक पूरी को एक सिंगल टर्म कंसीडर कर लेते हैं और इस पूरी को एक सिंगल टर्म कंसीडर कर लेते हैं। मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और इन दोनों टर्म्स में से x - 3 कॉमन आ रहा है। तो देखो इस टर्म में भी x - 3 है, इस टर्म में भी x - 3 है, और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो अगर इस पूरी टर्म में से x - 3 कॉमन चला गया तो बचा क्या, x। इसमें से x - 3 कॉमन चला गया, बचा क्या, -2। तो ये हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट करके कुछ इसमें किया, समथिंग जो दिख रहा है, ये सब करने के बाद इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसमें रिड्यूस कर लिया। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग अलग है, बिल्कुल नहीं। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो मिलेगा, तो दीज आर द सेम थिंग्स। बस इस हिसाब से है कि एक पर्सन ने पहले रेड एंड ब्लू जींस पहनी थी, अब उसने फॉर्मल पैंट्स पहन ली, तो बस शक्ल ही तो चेंज हो रही है तो वही ना, इंसान तो वही है, तो इक्वेशन वही है, बस उसको लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया। और इससे फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ। अब देखो, एक नंबर दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 0। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, सपोज मैं ये कह रहा हूं, देयर इज अ नंबर, सपोज there is a number a, there is a number b, and when these numbers are multiplied the overall result is 0। ये चीज कब पॉसिबल हो सकती है कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 हो,
ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों में से या तो कोई एक जीरो हो, यानी कि या तो ए वैल्यू जीरो हो, बी कुछ भी हो, डजंट मैटर, ओवरऑल रिजल्ट जीरो आएगा, या फिर बी की वैल्यू जीरो हो तो ए कुछ भी हो, ओवरऑल रिजल्ट जीरो आएगा, या फिर ए भी जीरो हो, बी भी जीरो। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज होते हैं। यानी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो तभी होगा जब आइदर ऑफ देम इज जीरो, दोनों में से कोई एक जीरो हो या दोनों जीरो। ठीक है, वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब ये इक्वेशन ये बता रही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ओवरऑल रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है, अब ये चीज तब पॉसिबल है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब या तो ये टर्म जीरो बने, ठीक है, ताकि अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा, ये वैल्यू जो मर्जी बनती हो, या फिर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा, ये वैल्यू जो मर्जी आती हो। तो हम ये कहते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाइड होगी जब या तो x माइनस 3 0 हो या x माइनस 2 0 हो। ठीक है ना, या तो ये वैल्यू जीरो हो जाए या ये वैल्यू जीरो हो जाए, दोनों में से एक वैल्यू जीरो हो गई, ओवरऑल पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। ठीक, यानी पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब ये वैल्यू जीरो कब होगी? जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, और ये वैल्यू जीरो कब होगी? जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। तो हम ये कहते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो ये आपका मेथड होता है जिसे हम कहते हैं दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें करना क्या है आपको? सिंपल, जो आपको इक्वेशन गिवन होगी पहले देखो, कई बार होता है हमें फटाफट दिमाग में आया था अच्छा इसके फैक्टर्स ये हैं, वेल एंड गुड, आप अच्छी बातें कर सकते हो। कई बार नहीं आते तो हमें करना क्या है, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन करना है विद साइन, एक वेल नंबर आएगा, इस नंबर के पॉसिबल फैक्टर्स निकालने, दो दो करके पेयर्स, जितने ही पॉसिबल थे सारे निकालने, जो फैक्टर्स बनेंगे विद साइन सबके सम लेने हैं, जो सम b की वैल्यू से मैच कर जाए विद साइन वो हमारे फाइनल फैक्टर्स होंगे, हम उनको फैक्टर्स बनाएंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखो मैं वर्ड प्रॉब्लम से अभी नहीं आ रहा हूँ, पहले इस चैप्टर में एक और छोटा सा पार्ट है उसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर आगे आएंगे। ओके, चलो अब इसके बाद आपका आता है एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, वो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, बट स्टिल मैं उस चीज़ को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ा दो, और दूसरी चीज़ ये है कि जो उसका नेक्स्ट पार्ट है वो समहाउ उससे रिलेट होता है और रिलेट करना आसान हो जाता है, इसीलिए मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज यही वाली हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमें इसमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसपे ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हो। ठीक है ना, उसके लिए एक तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया। इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर को कंप्लीट करने का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या हम इस फॉर्मूले को रिवर्स डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं? मतलब अगर मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा हो, कहीं बन रहा हो, तो क्या मैं उसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर? यस, बिल्कुल लिख सकते हो, चाहे आप फॉर्मूला ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो, वन द सेम थिंग। तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में समहाउ कुछ टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक ऐसी टर्म्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो इस तरह से रिप्रेजेंट होती हो, और फिर हम उस रिप्रेजेंटेशन को इसमें कन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इससे फायदा क्या होता है? देखो, अगर मान लो मैं इस टर्म को समहाउ किसी तरह से चेंज कर लेता हूँ, सपोज x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, मैंने यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होगा नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि इसको छोड़ो, मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? चेक कर लेते हैं, ओपन करेंगे
एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखने की जगह पे ऐसे लिखूं तो उससे मुझे फ़ायदा क्या है? देखो मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे यूज़ किया। अब इस इक्वेशन में अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। स्क्वायर रूट किया, ये x माइनस 2 हो गया। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट प्लस 3 भी होता है माइनस 3 भी होता है ना। प्लस 3 करोगे तब भी 9 आएगा, सॉरी प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9 आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 प्लस 2, यानी इसका मतलब क्या है? देखो हमने ये मान लिया कि ये इक्वेशन ट्रू है और इसके ट्रू होने के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यानी अगर मैं ये x की वैल्यूज यानी प्लस 3 प्लस 2 और माइनस 3 प्लस 2 यानी 5 और माइनस, अगर मैं x की वैल्यू 5 डालूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। और इक्वेशन सेटिस्फाइड मतलब रूट्स, यही तो हमने पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वो वैल्यूज जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए वो रूट्स कहलाती हैं। तो मैंने तो निकाल ली ना x की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई यानी 5, x की वो वैल्यू जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई माइनस 5। तो इन दोनों वैल्यूज पे अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो दे आर द रूट्स, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा ना जब मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो। अगर इस फॉर्म में ना हो, जैसे अगर ये है, या तो तरीका ये फैक्टराइजेशन यूज करूं या मैं इस इक्वेशन को समहाउ इस तरह में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि अगर ऐसे कन्वर्ट हो गया तो मैं ऐसे प्रोसेस फॉलो करके वैल्यूज x की निकाल लूंगा, रूट्स निकाल लूंगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम यही करते हैं कि हम इस इक्वेशन को इस टाइप में कन्वर्ट करते हैं। अब इस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे ये जो, अब इस टाइप का मतलब क्या है? इस टाइप का मतलब ये कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x है ये दोनों टर्म्स हट जाएं और मेरे पास x माइनस समथिंग का पूरे का होल स्क्वायर हो, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो अगर मैं इस चीज़ को सिर्फ इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करता हूँ, सपोज एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सम नंबर चाहिए और ये एक ऐसा नंबर चाहिए सच दैट x माइनस सम नंबर का होल स्क्वायर। देखो उससे कंपेयर करो, मैं चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस ये तो रहे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इसमें मैं कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए सच दैट ये पूरी टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो अब ये नंबर क्या हो और ये नंबर क्या हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं उससे कंपेयर करता हूँ, मान लो मैंने a ले लिया इसको यानी a का होल स्क्वायर। अब क्योंकि x जो है वो a में आ गया तो ये b स्क्वायर तो बन नहीं सकता, क्योंकि b स्क्वायर बनने के लिए यहाँ पे x है। लेकिन ये 2a भी बन सकता है क्योंकि यहाँ पे a तो मेरा x है ना, यानी मैंने इसको कर दिया माइनस 2 इंटू एक्स इंटू, अब देखो 2 आ गया a आ गया, b मुझे निकालना है कि b में क्या लूँ। अब b एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि जब ये पूरी टर्म सॉल्व हो तो ओवरऑल रिजल्ट ये आए माइनस 5x। तो b में क्या लूँगा 5/2, ताकि 2 2 कट के आंसर आ जाएगा 5x, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ b लिया सेम b तो यहाँ b का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लेना होगा 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, ये टर्म थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, देखो ये टर्म एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये टर्म एज इट इज है, देखो सॉल्व होकर यही आएगा। ये मैं एक नई टर्म लेकर आया हूँ 5/2 का होल स्क्वायर। इसी टर्म के करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे भी एक नई टर्म आएगी, क्या आएगी, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर ये बात? क्या करना है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x था, मुझे एक यहाँ पे टर्म चाहिए सच दैट ये ऐसा कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, एक 5/2 होल स्क्वायर ऐड किया, क्योंकि जब मैंने 5/2 होल स्क्वायर ऐड किया तो ये पूरी टर्म कंबाइन होके ये बन गई, ठीक है। यानी अगर इस वाले एक्सप्रेशन में मेरे पास इन दोनों के साथ एक 5/2 का होल स्क्वायर हो तो वो जो पूरी 3 टर्म्स होंगी उसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अब 5/2 होल स्क्वायर अपनी मर्जी से तो ला नहीं सकते क्योंकि इक्वेशन है, अपनी मर्जी से सिंगल नंबर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तरीका ये कहता है कि आप कोई किसी एक इक्वेशन में मान लो
हमने ये कहा कि आपके पास 100 रुपये थे, मैंने आपको 50 रुपये दिए, 50 रुपये वापस भी ले लिए, तो आपके पास तो 100 ही बचे ना। तो यानी मेरे पास इक्वेशन है, इसमें मैं जो वैल्यू ऐड करूं उसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यानी अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसमें मैं 5/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दूं, ऐड कर दिया, इसी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। या फिर मैं इस चीज को ऐसे कह सकता हूं, ये मेरी इक्वेशन थी, मैंने इसमें 5/2 होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया और इसी को मैं राइट हैंड साइड में भी ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक इक्वेशन में सेम नंबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐड कर सकते हो, इक्वेशन इज अगेन सेटिस्फाइड। क्योंकि मान लो कि क्वेश्चन है LHS इक्वल टू RHS पहले से था, 2 आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया, अभी भी तो इक्वेशन इक्वल ही रहेगी। तो सेम चीज मैंने यहाँ कर दी, मैंने 5/2 सॉरी ये गलत है, मैंने 5/2 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो ये जो पूरी टर्म है ये क्या बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको मैं कर सकता हूं x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिख रखा है, ठीक है। अभी ये +6 बचा है, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 5/2 होल स्क्वायर माइनस 6। अब देखो ये जो पार्ट बना सेम ये उसी टाइप का है ना, देखो x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू, इसको वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब इसको रब करते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4 माइनस 6, तो x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 24/4, एलसीएम लिया तो 6 4 24, तो x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, तो x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लिया, जब बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो एज इट इज, यहाँ पे 1/4 दोनों का स्क्वायर रूट होगा, 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1, 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2, तो ओवरऑल प्लस माइनस 1/2, ठीक है। एक बार प्लस साइन कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस साइन कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 1/2 और x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1/2 दैट इज 6/2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, x इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस 1/2, तो x इज इक्वल्स टू 4/2, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। यही हमने फैक्टराइजेशन से किया था, तब भी यही आए थे, सेम थिंग, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हैं, और इस कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इक्वेशन के जीरोस निकालते हैं। अब इस मेथड में ये तरीका होता है, देखो समझ आया अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। जो मेरा मोटिव है वो है इस ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है इसका यूज क्या होता है वो समझाना, ठीक है। अब यूज क्या होता है अब वो समझते हैं। अब ये तो मेरे पास एक वैल्यू वाली इक्वेशन थी ना, अब मान लो मेरे पास ये एक जनरल इक्वेशन है। सपोज मैं ये कहता हूं, अगर मेरे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व किया तो जैसे यहाँ पे देखो x इक्वल टू समथिंग है ना, तो मेरे पास डायरेक्टली एक x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, ठीक है। उस फॉर्मूले में मैं सीधा ए बी सी की वैल्यू डालूंगा और मेरे पास x की वो वैल्यूज आ जाएंगी जिन वैल्यूज को इक्वेशन में डालने पे वो पूरी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, एंड दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी सिंपल सी बात, फैक्टराइजेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, उस फॉर्मूले में मैं ए बी सी की वैल्यू डालूंगा और सीधा डायरेक्टली रूट्स आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसके निकाल लेता हूँ तो वही फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा,
ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब ये फॉर्मूला डिराइव होगा कैसे, सेम जैसे हमने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर किया सेम मेथड अप्लाई होगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो फर्स्ट टू टर्म्स है यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब यहाँ पे कुछ टर्म ऐड करनी है और वो एक्स ऐसी टर्म ऐड करनी है कि ये तीनों टर्म मिलकर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में होता कि दिस दिस दिस, तीनों का टर्म मिलकर होल स्क्वायर एक बन जाए, ठीक है। अब पिछले वाले में तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे तो 1 नहीं है, 1 होता है तो हम एक्स स्क्वायर को पूरा ए स्क्वायर मान लेते हैं इस फॉर्मूले वाला, ठीक है। इस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इस इक्वेशन को ए से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी अपॉन ए, सॉरी, ठीक है। पूरी क्वेश्चन को ए से डिवाइड करते ताकि मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बच जाए। तो अब ये साफ साफ दिख रहा है, एक मतलब एक्स स्क्वायर तो बन गया, प्लस एक और स्क्वायर लाना है और ये 2a भी बनाना है, मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब वो क्या क्या डालेंगे, देखो ये तो एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे मैं चाहता हूँ 2ab, ठीक है। अब 2 तो है फॉर्मूले वाला, a के लिए x आ गया, अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लाना है जिस नंबर को यहाँ लिखने से पूरा ये सॉल्व करने से b अपॉन a बनता हो, यही तो होना चाहिए ना भाई, क्योंकि ओवरऑल ये पूरी टर्म इसको रिप्रेजेंट करती है। अगर ये पूरी टर्म इसको रिप्रेजेंट करती है तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर सोचना है जिस नंबर को यहाँ मैं रखूँ तो ओवरऑल पूरा मल्टीप्लाई होकर b अपॉन a आता हो, और वो नंबर होगा b अपॉन 2a। देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a x बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, देखो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, 2 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा b अपॉन ए एक्स, वन सेम थिंग, कोई चेंज नहीं आया इक्वेशन, ठीक है। अब इससे मुझे ये पता चला कि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये पूरा टर्म इस फॉर्मूले वाला, फॉर्मूले में ये पूरा इसका होल स्क्वायर आना चाहिए, तो मैं इसका होल स्क्वायर ऐड कर लेता हूँ, c अपॉन ए एज इट इज था, और अगर मैंने होल स्क्वायर इधर ऐड किया है उधर भी ऐड करना पड़ेगा, b अपॉन 2a का, ठीक है भाई। चलो अब ये मेरा बन गया पूरा फॉर्मूला, ये 3 टर्म्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हुआ, a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर। अब ये c अपॉन a को उधर जाके माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन ए। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं कर रहा हूँ, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर दिया माइनस c अपॉन ए। एलसीएम लेंगे, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 4a स्क्वायर था, यहाँ पे a था, तो इसको 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 4a मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। बस मैंने कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड को कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, ठीक है। चलो आगे आते हैं अब, हाँ जी, तो यानी ये हो गया हमारा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, यही तो हुआ ना। ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखी मैंने, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके जो आया था वो लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट करते हैं। अब हम करते हैं बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन तो आएगा, तो प्लस माइनस और बोथ साइड स्क्वायर रूट होगा, न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2a, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2, a स्क्वायर का a।
अब कई बार कहते हैं सर इसका ऐसे कर दिया तो इसको भी तो कर दो, बी स्क्वायर का बी कर दो, 4ac को रूट में रहने दो। भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में एक नेगेटिव साइन है, और जब नेगेटिव साइन है तो ये पूरी टर्म एक है, आप इसका स्क्वायर रूट अलग अलग नहीं कर सकते, ये मैथमेटिकल रूल के खिलाफ होगा। ओके तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस b/2a को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x इज टू माइनस b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इधर भी 2 है उधर भी 2 है, तो हम लिखते हैं x इज टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, जिस फॉर्मूले में हम a b c की वैल्यू अगर डालें तो सीधा ही मुझे इस इक्वेशन के रूट्स का पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू 6, ये तीनों वैल्यूज इधर डालते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू माइनस 5 है, तो माइनस ऑफ माइनस 5 दैट विल बी प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 इंटू a 4 इंटू 1 4 इंटू c 4 इंटू 1 4 इंटू 6 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 दिस विल बी x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1, उसका स्क्वायर रूट 1, 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो जब प्लस 1 लेंगे तो 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाय 2 3, जब माइनस 1 लेंगे 5 माइनस 1 यानी 4 डिवाइड बाय 2 2, अगेन सेम रूट्स 3 and 2, ठीक है। तो यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये कोई ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बुक में शायद ना लिखा हो, हम नॉर्मली अब वर्बली यूज करते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ये 3 मेथड्स होते हैं। फैक्टराइजेशन में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आया कैसे, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है, वो मैंने डिराइव करके दिखा दिया। तो आपको डायरेक्टली इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना है और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालना है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पढ़ने वाली ये चीज़ थी। अभी थोड़ा सा और पार्ट है, हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे कि एक इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के हो सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। बाकी इस चैप्टर्स में वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने 3rd चैप्टर की जो क्लासेस थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, अलग अलग टाइप्स की। उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म आता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं। आप पहले इन चीज़ों को पढ़ लें और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने की प्रैक्टिस कर लें, सीख लें, उसके बाद की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में और डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।